हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है AS14 इज़ रिलेटेड टू। अब ये हमारा क्वेश्चन AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, जो हमें सारे याद होने चाहिए। तो AS14 जो है वो हमारा अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन से रिलेटेड है। हमारा करेक्ट आंसर होगा अमेलगमेशन। इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा AS13 से रिलेटेड है। एंड अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स ये AS12 से रिलेटेड है। एंड बोरोइंग कॉस्ट ये हमारा AS16 से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, जो AS14 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AS12 इज़ रिलेटेड टू। जैसे कि अभी बताया AS12 हमारा अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है। अब इसमें एक है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो है वो हमारा AS15 से रिलेटेड है एंड बोरोइंग कॉस्ट 16 से। तो इसके लिए हमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद होने चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड किस टॉपिक से या किस चीज़ के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री इज़। अब हमारे अकाउंटिंग में दो तरह की एंट्रीज होती हैं। एक होती है हमारी सिंपल एंट्री और एक होती है हमारी कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री का मतलब होता है कि डेबिट या क्रेडिट साइड में एक ही आइटम होगा, और कंपाउंड एंट्री का मतलब है उस एंट्री में या तो दो डेबिट्स होंगे या फिर दो क्रेडिट्स होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ डिफरेंट डेट्स आर एंटर्ड एज अ सिंगल एंट्री। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम डेट आर एंटर्ड एज अ सिंगल एंट्री। थर्ड ऑप्शन जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो कंपाउंड एंट्री में हम जो सेम डेट के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एज अ सिंगल एंट्री एंटर करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन और एनवायरमेंटल बैलेंस शीट शोज। तो एनवायरमेंटल बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एनवायरमेंटल एसेट्स, एनवायरमेंटल लायबिलिटीज़ एंड एनवायरमेंटल कैपिटल। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। एनवायरमेंटल बैलेंस शीट में हमारे ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन विच ईयर। नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था हमारा 1986 में। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा 1986, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज जनरली ट्रांसफर टू। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है तो इसका बैलेंस जो होगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इज ऑलवेज कैपिटल प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट भी हो सकता है और रेवेन्यू प्रॉफिट भी हो सकता है, और जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है वो हमारा ऑलवेज कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? एवरी होल्डिंग कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर कंपनी एक्ट। तो अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी है तो उनको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनाना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कंपनी एक्ट में लिखा गया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है कि जो भी होल्डिंग कंपनी है उनको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? होल्डिंग कंपनी मीन्स द कंपनी विच होल्ड्स द एंटायर शेयर ऑफ अनदर कंपनी। तो ना जी, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि होल्डिंग कंपनी जो होती है उसका स्टेक 50% या 50% से ज़्यादा हो तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। उसके लिए उसे एंटायर शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अ कंपनी सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी व्हेन द लैटर कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फॉर्मर कंपनी।
तो हाँ, होल्डिंग कंपनी जो होती है उसका सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंट्रोल ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1st जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइम इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी है, इन दोनों की बैलेंस शीट बनाने का जो टाइम पीरियड है, दोनों की बैलेंस शीट फाइनलाइज करने के टाइम पीरियड, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कितना होना चाहिए। तो अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी अपनी अपनी बैलेंस शीट्स बनाती हैं तो इनके बीच में जो गैप होता है वो नॉट मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने तक का टाइम पीरियड ले सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का टाइम नहीं ले सकती हैं अपने बैलेंस शीट बनाने में दोनों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when the amount of investment in subsidiary company is more than nominal value of share capital acquired by holding company, difference is। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे एक होल्डिंग कंपनी है, वो सब्सिडियरी कंपनी के जो शेयर्स एक्वायर कर रही है उसका जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू हम मान लेते हैं 8 लाख है, और वो उसके लिए जो पेमेंट कर रही है वो उससे ज़्यादा कर रही है। 8 लाख की बजाय वो अगर 10 लाख कर रही है, तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है 2 लाख का, ये क्या होता है? ये हमारा होता है गुडविल। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1st गुडविल। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।